न्यूज स्टेट पर चुनाव की विशेष कवरेज आप देख रहे हैं। यूपी में सभी 7 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं, वहीं बिहार में भी सभी 243 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में भी सभी सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और तीनों ही जगह बीजेपी और साथियों को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। यूपी की 7 सीटों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है, जबकि बीजेपी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। समाजवादी पार्टी 1 और निर्दलीय 1 सीट पर आगे चल रहे हैं। अमरोहा की नौगवा सादात, जहां पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, जबकि मल्हनी में एक निर्दलीय उम्मीदवार धनंजय सिंह आगे चल रहे हैं। 7 विधानसभा सीटों के लिए मतगणना चल रही है। बुलंदशहर सदर सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं। फिरोजाबाद के टुंडला से भी बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। उन्नाव के बांगरमऊ सीट से बीजेपी के श्रीकांत कटियार आगे चल रहे हैं। घाटमपुर सीट पर बीजेपी के उपेंद्र पासवान आगे चल रहे हैं। मशहूर कॉमेडियन और यूपी फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष राजू श्रीवास्तव यूपी उपचुनाव में सभी 7 सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बीजेपी को जीत की अग्रिम बधाई भी दे डाली है। नहीं, बीजेपी का माहौल बहुत अच्छा है। जनता बीजेपी के साथ है और आज 7 की 7 सीट जो उत्तर प्रदेश की बीजेपी के पक्ष में जा रही है। मैं पहले से एडवांस में सबको बधाई दे रहा हूं, कैंडिडेट को भी और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी। बहुत खुशी की बात है कि बीजेपी लहर चल रही है। मोदी जी पर, योगी जी पर जनता का भरपूर विश्वास है। उधर बुलंदशहर की सदर सीट पर हुए उपचुनाव की मतगणना जारी है। सदर सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है और सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। मतगणना स्थल का जायजा लिया संवाददाता हिमांशु शर्मा ने। इस समय हम बुलंदशहर सदर सीट की नवीन मंडी में है, जहां पर मतगणना स्थल बनाया गया है और अब काउंटिंग शुरू है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं, यहां पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है और सामने की जो तस्वीरें हैं वहां पर मतगणना की जा रही है। दरअसल 28 टेबल बनाई गई है जहां पर ईवीएम से काउंटिंग की जा रही है। बैलेट की काउंटिंग बाद में की जाएगी, लेकिन इस बार जो खास बात यह है कि जो फाइट है वो 3 मुख्य पार्टियों में बताई जा रही है। इस सीट पर बीजेपी, बसपा और आरएलडी, सपा और आरएलडी का गठबंधन था और उसके बाद की तस्वीरें कुछ निकलकर इस तरह के सामने आ रही है और रुझान कुछ ही देर में यहां पर सामने आते हुए आपको नजर आएंगे, क्योंकि थोड़ी ही देर में काफी हद तक ये स्पष्ट हो जाएगा कौन लीड में है या बुलंदशहर सदर सीट किसके पाले में जा रही है और किस प्रत्याशी इस बार दिवाली को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करने वाला है। रिपीट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज स्टेट, बुलंदशहर। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद है। लखेड़ा साहब, अगर बात की जाए अमरोहा सीट की जिसकी हम बात कर रहे थे, तो अमरोहा सीट पर जो सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई थी नौगवा सादात की सीट पर, और यहाँ पर अल्पसंख्यक वोटरों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। तो जो संगीता चौहान है वो यहाँ पिछड़ती दिख रही हैं। समाजवादी पार्टी उम्मीदवार को यहाँ बढ़त मिलती दिख रही है। यही ट्रेंड बाकी सीटों पर नज़र क्यों नहीं आया? जहाँ दलित मतदाता भी ज़्यादा संख्या में थे वहाँ, या फिर जहाँ अल्पसंख्यक ज़्यादा तादाद में थे वहाँ भी ये ट्रेंड देखने को नहीं मिला। देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो राजनीतिक समीकरण है बाकी स्टेट से थोड़ा सा अलग है जी। और मुझे लग रहा है कि इस सीट पर जो जिसकी आपने अभी चर्चा की है वहाँ पर वो सीट खाली हुई थी, दिवंगत चेतन चौहान के निधन से खाली हुई थी। और उसके बाद उनकी पत्नी जो राजनीति में नहीं थी वो उनको टिकट भाजपा ने दे दिया है। लेकिन वहाँ एक घटनाक्रम घटा है। इलेक्शन का जब कैंडिडेट तैयार हो रहे थे तो वहाँ आरएलडी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाटों में असर रखने वाली और किसानों में असर रखने वाली पार्टी है, उसका समाजवादी पार्टी का एक गठबंधन हो गया और वहाँ जाट मुस्लिम एक कॉम्बिनेशन बन गया। और बाकी जो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का भी उसको समर्थन है। तो इस तरह से एक सामाजिक समीकरणों की वजह से वो जो बीजेपी ने जो तैयारी की थी कि सहानुभूति का वोट मिलेगा, चेतन चौहान दिवंगत हो गए जो मंत्री थे और उनकी मौत के बाद उनकी पत्नी को जनता हाथों हाथ लेगी और एकदम जिता देगी, वो समीकरण समाजवादी पार्टी ने पलट दिए। ठीक है, ये सामाजिक जो वहाँ यही सारी चीजें जो हैं बाकी सीटों पर क्यों नहीं कर पाए? अलग अलग जगह जो है वो इस फॉर्मूले को क्यों नहीं अपना पाए? हालांकि वहाँ नौगवा सादात में कांग्रेस का प्रत्याशी था, कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा था, उसने समर्थन नहीं दिया था, लेकिन फिर भी ये जो जातिगत समीकरण है ये दूसरी सीटों पर क्यों नहीं अपना? देखिए, समाजवादी पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा
अमरोहा में जी। तो वो उतार करके उन्होंने देखा कि सोच कि इसको बाकी पार्टियों पर के भी वोट मिलेंगे कि नहीं, और उनकी रणनीति मुझे लग रहा है सफल साबित होती जा रही है। क्योंकि होता क्या है कि आमतौर पर जैसे हमने चर्चा की कि पहले कई बार हुआ कि नेता तो इकट्ठे हो गए लेकिन जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता इकट्ठे नहीं होते हैं और वो सफलता नहीं मिलती है जो उस योजना बनाते समय ये कल्पना की जाती है। लेकिन यहाँ पर मुझे लग रहा है कि एक टेस्ट केस है अमरोहा का मामला, जो चेतन चौहान की पत्नी अगर वहाँ चुनाव हारती हैं तो ये अपोजिशन को एक टेस्ट केस के रूप में लेना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगर आप ईमानदारी से ग्रास रूट लेवल पर इकट्ठा हो जाते हैं, कार्यकर्ता एकजुट हो जाते हैं, बूथ लेवल पर आप में एकता कायम हो जाती है, तो विपक्ष तो कोई भी जो विपक्षी एकता की बातें तो बहुत होती रही हैं लेकिन कभी भी ये हकीकत में अमल नहीं हो पाया है। बीजेपी का ये था कि जो सहानुभूति का वोट है वो सहानुभूति वोट की रणनीति को अपोजिशन उम्मीदवार ने फेल किया। ठीक है, तो ये ऐसा कपिल श्रीवास्तव, अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, मल्हनी में आप लोगों की सिटिंग सीट थी, पारसनाथ यादव बहुत बड़े नेता थे लेकिन उनकी जो ये सहानुभूति फैक्टर है वो भी नहीं चला। लकी यादव जो है फिलहाल धनंजय सिंह से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो जो स्ट्रैटेजी की आप बात करते हैं वो स्ट्रैटेजी बहुत असरदार क्यों नहीं दिखती? स्ट्रेटेजी क्यों असरदार नहीं दिखती है ये हम चुनाव परिणाम के बाद कह पाएंगे जी। अभी हम फिलहाल इस बात को कह रहे हैं आपसे कि आखिरी परिणाम समय जब तक नहीं, ये तो स्टैंडर्ड लाइन है, ये तो स्टैंडर्ड लाइन है। आप भी कहते हैं, बीजेपी वाले भी कहते हैं, सभी पार्टियों के नेता कहते हैं, लेकिन हम रुझानों को ये मानकर चल रहे हैं कि जिस तरह से रुझान चल रहे हैं, अब जो है 3 घंटे का वक्त गुजर चुका है, काफी कंसोलिडेट हो चुके हैं। देखिए, बहुत सीधी सी बात है कि बहुजन समाजवादी पार्टी ने जो अपने कैंडिडेट्स उठाए रहे हैं वो चुनाव में वो पहले नहीं उतारा करते थे जी। दूसरी चीज, बहन मायावती जी ने तो साफ कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के हम बी टीम हैं और उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया कि समाजवादी पार्टी को हराने पर हम हर स्तर पे जाने के लिए तैयार हैं। उस पर उन्होंने सफाई भी दी थी कि आप लोगों ने उनके राज्यसभा उम्मीदवार को हराने के लिए साजिश रची थी, इसी वजह से उन्होंने ये बात कही थी। और पिछले चुनाव में तो आप लोग साथ लड़े थे, 1 साल का वक्त गुजरा है बस। सीधी सी बात यह है, अगर बहन मायावती जी सुचिता की राजनीति में अगर विश्वास करती तो उन्हें खुद सोचना चाहिए था कि आपने हम लोग से बात भी नहीं की और अपना कैंडिडेट आपने उतार लिया। 16 विधायक आपके थे, आप कैसे जिता के लाते? तो आपका तो पैक्ट बहुत पहले से दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से आप अलग भी हमसे हुई तो आपने हमसे कोई राय मशवरा नहीं किया। ठीक है, हमने तो आपको 0 से उठा के 10 तक यानी 10 गुना आपको बढ़ाया था, लेकिन हम तो वही रह गए जहां हम अपनी ताकत से थे। तो बहुत सीधी सी बात है, हमारे तो आपकी रणनीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं ना, लेकिन उनके वोट समाजवादी पार्टी को लाभ इसी वजह से नहीं हुआ। और बावजूद ये बात इसकी नहीं है कि आप एक बात बताइए, सारे हमारी पार्टी ने 2017 के अंदर स्वच्छता का यज्ञ किया, बड़े बड़े जो खुफिया माफिया कुख्यात थे उनको हमने पार्टी से दरकिनारे कर दिया। आज आपको अगर दिखाई दे रहा है कि लकी यादव जी अगर कुछ मतों से पीछे चल रहे हैं और कोई बाहुबली विधायक पूर्व के आगे चल रहे हैं, तो ये जनता के लिए भी एक बहुत बड़ी चीज है कि जनता पर को भी विचार करना चाहिए। और एक चीज मैं आपको मुसलसल तरीके से शुरुआत से कहता आ रहा हूं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, इन्होंने साम दाम दंड भेद हर चीज इस इलेक्शन के अंदर लगाया है। ठीक है, तो ये तो समाजवादी पार्टी ही नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर जब मतदान हो रहा था तो आप सारे लोगों ने ये रिपोर्ट दिखाई कि किस तरीके से इन्होंने चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई थी और किस तरीके से मतदाताओं पे लाठी प्रहार किया गया था। ये तो सबके सामने सर्वविदित है। ठीक है, चलिए हमारे साथ हमारे एक सहयोगी घाटमपुर से अमित जुड़ चुके हैं। अमित, जो आशंका जताई जा रही थी कि घाटमपुर में जो है बीजेपी को नुकसान हो सकता है, यहाँ पर फिलहाल जो उपचुनाव के रुझान है ये दिखा रहे हैं कि ये सीट बच रही है। लेटेस्ट अपडेट देते हैं, 7 राउंड की वोटों गिनती
पूरी हो चुकी है और 7 राउंड के बाद अगर हम वोट की बात करें तो बीजेपी के प्रत्याशी उपेंद्र पासवान बीएसपी के प्रत्याशी से करीब 1481 वोट से आगे है। हालांकि ये अंतर जैसे जैसे राउंड बढ़ते जा रहे हैं ये अंतर बढ़ता जा रहा है, लेकिन बहुत क्लोज फाइट हो रही है और अभी सिर्फ 7 राउंड की ही गिनती हुई है। कुल 35 राउंड की गिनती यहाँ पर होनी है, लेकिन इतना तय है कि बीजेपी जैसे जैसे राउंड होते जा रहे हैं उसकी जो अंतर है वो बढ़ता जा जी। और घाटमपुर की बात करना इसलिए भी लाजमी होता है क्योंकि ये जो है ये दलित बहुल सीट है। लखेड़ा साहब, घाटमपुर जो कि दलित बहुल सीट है, माना यह जा रहा था कि हाथरस की घटना के बाद दलितों में बड़े पैमाने पर नाराजगी है, विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी सरकार के ऊपर तमाम तरह के आरोप लगाए थे, लेकिन धरातल पर जो नजर आ रहा है घाटमपुर के अगर रुझान को जो है एक इंडिकेटर माने तो कोई ऐसी बहुत बड़ी नाराजगी नजर नहीं आती। अमित हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं। अमित, अपनी बात आप पूरी करें, बीच में संपर्क टूट गया था। कहा कि एक रिजर्व सीट है, दलित के जो वोट है वो यहाँ पर जीत हार को डिसाइड करते हैं। जिस तरह ये माना जा रहा था कि दलितों में काफ़ी नाराज़गी है हाथरस कांड के बाद, लेकिन ऐसा बिल्कुल होता नहीं दिख रहा है और जिस तरह लगातार राउंड दर राउंड वोटों की गिनती आगे बढ़ रही है, बीजेपी के प्रत्याशी और मजबूत होते जा रहे हैं क्योंकि उनके सामने ये माना जा रहा था कि सबसे बड़ी चुनौती है कि जो कमल रानी वरुण की विरासत है उनको बचाए रखने के लिए, उसको बचाए रखने के लिए काफ़ी कड़ा मुकाबला होगा। मुकाबला हालांकि बड़ा कड़ा है, लेकिन अप्रत्याशित रूप से बहुजन समाज के जो प्रत्याशी हैं कुलदीप संखवार, उनसे उपेंद्र पासवान की मुकाबला कड़ा उनसे चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा और मजबूत होती जा रही है। यानी हो सकता है कि बड़ी बात नहीं कि जैसे जैसे राउंड आगे बढ़े भाजपा का प्रत्याशी और अंतर से आगे निकलता जाए। ठीक है, ये बड़ा मैसेज अगर घाटमपुर में अगर बीजेपी की जीत होती है लखेड़ा साहब, तो ये बड़ा मैसेज होगा कि जो जातीय गोलबंदी करने की बात हुई थी वो कहीं ना कहीं जो है विपक्ष उस रणनीति में नाकाम रहा। देखिए क्या होता है राजनीति में या इलेक्शन पॉलिटिक्स में कि जो क्रेडिबिलिटी का जो साख का फैक्टर है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपको जनता भरोसा करे कि एक तो जनता इन चुनाव को कोई गंभीरता से ले नहीं रही है, सीधी सी बात है। दूसरी बात यह है कि 1.25 साल के लिए आपका चुनाव जो विधायक है 1.25 साल के लिए बन रहा है। 54% वोट पड़े हैं, 53-54% वोट पड़े हैं, तो ऐसा नहीं कह सकते कि आउटराइटली जनता ने बिल्कुल जो है उदासीनता से लिया है। यूपी और बिहार की जनता जो है वो चुनाव को महापर्व के तौर पर देखती है और अपने बहुत जागरूक है वो। हाँ, देखिए क्या होता है कि आप किसी पार्टी के खिलाफ को कह रहे हैं ये पार्टी में बुराइयां हैं जी। जब पार्टियां में आप बुराइयां गिनाना शुरू करते हैं, समाजवादी पार्टी भी बुराई गिना रही है, बहुजन समाज पार्टी भी बुराई गिना रही है, कांग्रेस पार्टी भी बुराई गिना रही है, सब अपनी अपनी बुराइयां गिना रहे हैं, लिस्ट पकड़ा रहे हैं, पब्लिक को दे रहे हैं। लेकिन जब वोटों की गिनती होती है, अगर 1000 वोट पड़े हैं उनमें से अगर मेजोरिटी वोट, लखेड़ा साहब आपको रोकना चाहेंगे, इस बार जो है एनडीए की ही सरकार बनती नजर आ रही है। बिहार में 134 सीटों पर एनडीए आगे नजर आ रही है। 122 मैजिक फिगर है और 134 सीटों पर आगे चल रही है और महागठबंधन पहली बार 100 सीटों से भी कम हो गया है रुझानों में। वहीं एलजेपी को 7 सीटों पर बढ़त है। तो तमाम जो एग्जिट पोल थे वो खारिज हो गए हैं। पूरी तरह से बिहार की जनता ने उन एग्जिट पोल्स को खारिज कर दिया है और जो कहा जा रहा था कि बिहार के जो वोटर हैं, नीतीश कुमार के जो वोटर हैं, साइलेंट वोटर हैं, महिलाएं हैं और जो दलित समाज के वोटर हैं, अति पिछड़े हैं, उन लोगों का वोट काम कर गया है। और जो अभी रुझान दिख रहे हैं इसमें बम्पर बहुमत की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है एनडीए। लखेड़ा साहब, बिल्कुल देखिए, बिहार जो है एक बहुत महत्वपूर्ण था। पूरी देश की नज़र बिहार के चुनाव पे लगी हुई थी। वहाँ 2 गठबंधन थे, एक एनडीए का गठबंधन था, दूसरा आरजेडी जो तेजस्वी यादव हैं, लालू प्रसाद के पुत्र हैं, उनके नेतृत्व में एक महागठबंधन काम कर रहा था। लेकिन अल्टीमेटली क्या होता है कि जब, जैसे मैंने कहा कि राजनीति में क्रेडिबिलिटी का फैक्टर होता है जी। आरजेडी के पास कोई ऐसा बताने को नहीं था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा सुनहरा राज्य बिहार को, सरकार बिहार को दी है। तो तमाम तरह के स्कैंडल्स उस राज्य में हुए, जातिवादी धर्म की पॉलिटिक्स हुई, तो एक पोलराइजेशन, उस दाग को धोने की कोशिश की थी। तेजस्वी यादव ने पहले चुनाव से पहले जो है माफी मांगी थी वोटरों से, साथ ही साथ ये भी कहा था कि मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की थी, रोजगार का मुद्दा उठाया। मेजोरिटी ने उनको जो वोट है, जो ट्रेंड बता रहे हैं, अभी हालांकि फाइनल टैली आनी बाकी है, लेकिन ये है कि ये तय हो गया है कि वहाँ आरजेडी गठबंधन की सरकार नहीं बनने जा रही है।
वहाँ भारतीय जनता पार्टी की और जेडीयू की सरकार बनेगी। और अब देखना ये बाकी होगा कि जेडीयू ने कहा था कि हम जितनी सीटें मिलेंगी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री ठीक है, ये एक दिलचस्प समीकरण हो सकता है कि नीतीश कुमार का, क्योंकि सीटें जो हैं काफी घटती हुई दिख रही हैं, तो बीजेपी और जेडीयू के बीच जिस तल्खी की बात की जा रही थी, अंदर खाने लड़ाई की बात की जा रही थी, उसका क्या होता है। बीजेपी उम्मीदवार 7,748 वोट से आगे है। श्रीकांत कटियार को मिले हैं 18,160 वोट अब तक। समाजवादी पार्टी को 10,412, वहीं बीएसपी को 4,782 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के खाते में 7,748 वोट गए हैं। तो बांगरमऊ की सीट, जहां पर श्रीकांत कटियार अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से लगभग 7,500 वोट से आगे चल रहे हैं। और इन आंकड़ों पर नजर डालें तो बड़ी दिलचस्प चीज नजर आती है कि बीजेपी उम्मीदवार को 18,000 वोट मिले हैं, जबकि बाकी के 3 उम्मीदवारों के वोट अगर मिला दें तो लगभग 19,000 वोट मिलते हैं। आप जिसकी जिक्र करते हैं, जो कर रहे थे कि विपक्षी पार्टियां बटी हुई हैं लखेड़ा साहब, और कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिल रहा है कि तीनों, और ये बीजेपी इसी का फायदा मिल रहा है, मल्टी कॉर्नर फाइट का। बिल्कुल। हम आपको रोकेंगे लखेड़ा साहब। एक और ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें। घाटमपुर उपचुनाव में 9 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बीजेपी के उपेंद्र पासवान 1,481 वोट से आगे हैं, 10,792 वोट उनको मिले हैं, जबकि बीएसपी उम्मीदवार को 9,311 वोट मिले हैं। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को 5,380 वोट मिले हैं। दलित बहुल सीट, जहां पर उपेंद्र पासवान फिलहाल आगे चल रहे हैं। हालांकि अभी कई राउंड की गिनती बाकी है, लेकिन फिलहाल इस सीट पर आगे चल रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार 9 राउंड की गिनती के बाद। और इस वक्त बिहार के चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, एनडीए सरकार के आसार। एनडीए 134 सीटों पर आगे चल रही है। 122 बहुमत का आंकड़ा, उससे 12 सीटें ज्यादा, जबकि महागठबंधन 99 सीटों पर सिमटता हुआ दिख रहा है। एलजेपी को 7 सीटों पर बढ़त मिल रही है, जबकि अन्य के प्रत्याशी 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। बिहार में फिर एक बार नीतीश कुमार, ऐसे रुझानों को देख करके कहा जा सकता है। और तेजस्वी यादव, जो युवा चेहरा के तौर पर प्रोजेक्ट किए गए थे महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार, वो नाकाम होते दिख रहे हैं। तस्वीरों में देखिए, बीजेपी प्लस 134, आरजेडी प्लस 99। एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती दिख रही है, यानी 15 साल के शासन के बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार को जब बिहार की जनता चुनती नजर आ रही है। एंटी इनकम्बेंसी की जो बात कही जा रही थी वो नाकाम, वो बातें हवा हवाई साबित हुई। जो जितने भी एग्जिट पोल्स थे वो नाकाम हुए। बिल्कुल गलत आकलन रहा एग्जिट पोल्स का, क्योंकि सब में महागठबंधन को बढ़त दिखाई जा रही थी, महागठबंधन की जीत दिखाई जा रही थी। लेकिन फिलहाल महागठबंधन की हार और नीतीश कुमार फिर से एक बार बिहार में। अन्य प्रत्याशी 3 सीटों पर आगे चल रहे हैं। एक बार फिर से यूपी का रुख करते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम का दावा है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने आरजेडी को पूर्ण समर्थन दिया है और बिहार में आरजेडी ही सत्ता में आएगी। सबसे तेज नतीजे हम आपको लगातार दिखा रहे हैं न्यूज स्टेट पर। यूपी उपचुनाव के साथ साथ बिहार और मध्य प्रदेश के उपचुनाव की भी। के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरा समर्थन दिया। समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समर्थक राष्ट्रीय जनता दल को पूरा समर्थन दिया है। हमें पूरी उम्मीद है कि वहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की बनेगी। चलिए, ये दावे जो हैं कहीं ना कहीं ये कमज़ोर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बिहार में फिर एक बार नीतीश कुमार जो है वो हालात बन चुके हैं। 134 सीटों पर नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए गठबंधन आगे है, जबकि महागठबंधन जो कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में लड़ा था वो 99 सीटों पर सिमटता हुआ दिख रहा है। तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना इस बार पूरा होता नहीं दिख रहा है, जबकि चिराग पासवान जो कि गेम चेंजर बनना चाहते थे, वो कोशिश भी उनकी नाकाम रही है। महज 7 सीटों पर आगे चल रहे हैं। तो बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार बनती हुई दिख रही है। बीजेपी और जेडीयू गठबंधन जीत की ओर आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। बिहार चुनाव, साथ ही यूपी उपचुनाव और मध्य प्रदेश उपचुनाव की खबरें आपको लगातार दिखाते रहेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।